15 साल का बेटा हर रात तकिए को गले लगाकर सोता। एक दिन अचानक मैंने तकिया उठाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम नेहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता भी अजीब भी सोच रखते थे। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं एक अकेले घर में शादी करके जाऊंगी तो वहाँ पर राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो नहीं थी और ना ही सास ससुर का झांझर था, बल्कि मैं कहूँगी कि सास ससुर तो समझने वाली बहू के लिए उनके माता पिता की तरह होते हैं। जो बहुएं सास ससुर को नहीं समझते, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती होगी। मेरे सोचो यह भी कि मेरी शादी है ऐसे घर में हो जहाँ पर भरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप इस बात पर भी खुश थे। कहते थे कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वह लड़का तो क्या था, एक 40 साल का आदमी था और एक बेटे का बाप था। उसका नाम विनोद सिंघानिया था। वह शायद अपने 15 साल के बेटे के लिए सिर्फ नर्स के रूप में एक बीवी की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप इन बातों को कहाँ समझते थे। बड़ा सा घर देखा और मेरी शादी उसी घर में कर दी। उन्होंने सोचा हमारी बेटी को इस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपनी औलाद का सुख देखना चाहते हैं। यही सब कुछ मेरे माँ बाप ने भी किया था और मैं भी उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी अच्छी बेटियां कभी ना कभी नहीं करती। वह तो अपने माँ बाप की राजा मंदी से ही अपनी खुशियों को ढूंढ लेती है। वह मेरी शादी का ही दिन था, ना कोई धूम लड़का ना कोई ढोल बाजे, क्योंकि सिंघानिया साहब की यह डिमांड थी कि शादी बहुत सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद वह अपनी पहली बीवी के जख्मों से जान नहीं छुड़ा पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 12 साल पहले हो गई थी। सिंघानिया साहब की बीवी बनकर जब मैं एक हवेली में आई तो यहाँ भी सन्नाटे का राज था। बड़ी ही अजीब शादी थी। ना तो मुझे लेने नदी आई थी और ना ही सास ने सिर पर हाथ रखा। सच कहूँ तो मैं इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मोहब्बत से रिश्ता बनाना भी एक अनोखा सफल होता है। उसकी मंजिल हमेशा खुशगवार होती है। वह शाम का वक्त था। शादी के बाद मैं सिंघानिया साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर आ गई। वह शादी का दिन था, मगर वह हमसे व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर से बाहर की ट्रिप प्राप्त किया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभी दरवाज़ा खोलोगे तो सालू तुम्हें अंदर ले जाएगा। मैंने सोचा यह सालू कौन है। मैं धीमे से पूछा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा नौकरानी है हमारी। उन्होंने बड़े घमंड बड़े अंदाज से कहा और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखते ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक दिए बिना ही दरवाज़ा खुल गया। एक खूबसूरत 20 साल की जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका हुसैन एक क़यामत धारा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक लम्हे को घबरा गई। उस लड़की को मैं देखती ही रह गई थी। उस लड़की को देखकर यह सोचने लगी कि अगर इतना कातिल हुसैन सिंघानिया साहब के घर में से पहले ही मौजूद थे तो उनको मुझसे शादी करने के लिए क्या ज़रूरत है। लेकिन शायद मर्द बीबियाँ ख़ानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह औरत अपनी आंखों से बड़ी तेज़ और चालाक औरत लगती थी। अगले ही लम्हे मुझे डर से घटी चीज़ों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। शुरू में ऐसे वाक़ये होने लगे थे जैसे मुझे कुछ गड़बड़ सा महसूस हुआ तो मेरे कान खड़े हो गए। जब सालू ने देखा ये कमरे में आने वाली चीज़ों पर मेरा ध्यान है तो उसने मुझे ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वह मेरा ध्यान बंटाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी आखिरी वाले कमरे में आने वाली चीखों पर था, जिसे वह हर सूरत में आती थी कि मैं उन चीखों की नज़र अंदाज कर दूं। खैर, मुझे उसके बाद तो माननी ही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला दिन था। वह मुझे एक कमरे में लेकर गई और कमरे में जाकर मुझे बेड पर बैठे खुद मेरे कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो मेरी चीखों की आवाज़ और भी तेज़ हो गई थी। मैं सोचती रह गई कि यह तो अजीब घर है। एक तो सन्नाटा, ऊपर से खतरनाक चीखे की आवाज़। मैं अपने पति विनोद का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए थे। बैठे बैठे कमर अकड़ गई, मगर विनोद नहीं आए। 1 बजे मेरी आंख लगने वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और वह अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर था और ना ही आंखों में कोई अरमान थे, क्योंकि यह तो एक अरेंज मैरिज थी और मुझे बस अपने माँ बाप के खातिर इस रिश्ते को निभाना था। विनोद आकर मेरे करीब बैठ गए और उनकी आंखों में से घबराहट के अलावा कुछ और नहीं था। शायद उन्होंने भी इसी उम्र में यह शादी अपने जज्बातों को निभाने के लिए न की थी, बल्कि वजह तो कुछ और ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह मुझे अचानक बोले, मैं झूठ बोलने का शादी नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे वादे करूँगा। यह नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफरत करूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना।
मैं यह शादी अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं, आपका बेटे मेरी जिम्मेदारियाँ है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। नेहा पढ़ी लिखी लड़की वाक्य बहुत अच्छी होती है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। जब देखो उसके कमरे में सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल बस चालू ही रखती है। चालू हमारी पुरानी नौकरानी है, उसे पर भी मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने बेटे की संपूर्ण जिम्मेदारियाँ तुम्हें ऊपर सौंपना चाहता हूँ। विनोद यह बात कहकर चुप हो गए। मेरे दिमाग में सालू का चेहरा घूमने लगा। सालू इस घर की नौकरानी कहीं से नहीं लगती थी। उसकी तो तेज सरल लहजे तो लगता था कि जैसे वह घर की मालकिन है। मैंने यह बात विनोद से नहीं कही कि आते ही घर के मालामाल से दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैं चुपके बांध में लेकर सोच लिया था कि मैं विनोद के बेटे का ख्याल ज़रूर रखूँगी। वह उसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत पाने का शायद तरीका ही कुछ अलग था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखती हूँ। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। मुझे माँ से उठे घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पूछा कि आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ और कहते ही सालू कमरे के अंदर हाजिर हुई। सालू के चेहरे पर नागवाई के आसार छाए हुए थे और मुझसे कहने लगी, बेबी जी आप नाश्ता करने में करेंगे या मेज़ पर लगा दूँ। मैंने कहा मेज़ पर लगा दूँ। मैं विनोद के बेटे के बारे में उससे पूछा तो सो रहे हैं। जब वह सोकर उठ जाते हैं उन्हें मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ। सालू के लहजे में एक अजीब सी जीत और अकड़ थी। मैंने वो विनोद के बेटे से मुझसे दूर रखना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम नाश्ता लगाओ, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम में नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मुझे किसी से ऊंचे बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक से एकदम आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद सालू ही किसी से बातें कर रही थी। आवाज़ सुनते सुनते जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा कि एक 15 साल का लड़का तरस खाए हुए खड़ा था। सालू इसकी बच्चों से हुक्म बता रही थी। मैंने उसकी क्या हालात देखी तो मुझे बहुत ही हैरत हुई। लड़का भी दरअसल लग रहा था। मैंने पास जाकर उसे कहा, गुड मॉर्निंग बेटे, क्या नाम है आपका? उसने कहा जी मेरा नाम देश है। उसने डरते डरते जवाब दिया जैसे मुझसे खा जाऊंगी। मैंने कहा हितेश बेटे आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा। मैं उसकी पेट थपथपाते हुए कहा। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा जैसे मैंने उसे कोई बड़ी बात कह दी हो। उसने कहा सच, क्या आप मेरा ख्याल रखेंगे? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उससे प्यार से देखने लगी। वह आपके वाक्य बहुत मासूम बच्चा था। सालू ने ना चाहते हुए भी हमने टेबल पर बैठाकर एक साथ नाश्ता किया। वह मेरे साथ बात करने की हल्की उल्की फुल्की आवाज़ नज़र आ रही थी, लेकिन मैं ही देश से उन थोड़ी बहुत बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि देश की इन हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं सालू का हाथ जरूर था। मगर मैं तेज़ औरत पकड़ी नहीं जाती थी। मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने धीरे धीरे ही देश के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया, मगर मैं हमेशा यह बात चेक करती थी कि मेरे जाते ही वह दौड़कर बेड के पीछे तकिए में छुप जाता था, जैसे बेड के खजाना दबा हो। यह बात मैंने एक बार नहीं कई बार जानने की नोटिस की थी और यकीनन हितेश के पास ज़रूर कोई ऐसा राज था जिसे वह मुझे बताना नहीं चाहता था। खैर अब मैं सालू और हितेश पर नज़र रखने लगी थी। मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की तरफ पहुंच जाऊं और सच साबित करके रखूं, ताकि मैं सिंघानिया साहब के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। गुजरते हुए मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि सालू का रवैया मुझे साथ सख्त होता जा रहा था। अब मैं कोशिश करती कि मैं हितेश के सामने रहूं और वह मेरे सामने रहे, क्योंकि स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने नोट किया हितेश मेरे आने से मिला मिला रहता है। उसके जान पड़ा था। काफ़ी दिनों के बाद मैं उसके मायके गई थी। वहाँ से 2-3 दिन के बाद जब मैं घर वापस आई, वहाँ से वापसी पर मैंने देखा कि हितेश का चेहरा पहले से काफ़ी उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे काफ़ी बार पूछा कि क्या बात है, मगर उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं थकी हुई इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उठी तो बाहर किसी की हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन हितेश के कमरे की तरफ गई। मुझे सब कुछ देखकर बहुत हैरत हुई।
और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक 15 साल के बच्चे के अंदर से कमरा बंद करने का क्या कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सब तरफ ध्यान से देखा तो हितेश के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के अंदर कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उसी वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब हितेश के सामने सालू खड़ी उसी पर चिल्ला रही थी। हितेश दर्द शर्मा तकी पास में बैठा हुआ था। बाहर तक उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन सालू के तेवर बता रहे थे कि उसे हितेश पर बहुत सख्त गुस्सा है। हितेश उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। मुझे हितेश पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने आखिर इस कदर मजबूर क्यों है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाज़ा जल्दी जल्दी बजाना शुरू कर दिया। सालू ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि हितेश बहुत रो रहा था। उसकी हालात काफ़ी परेशान लगी रही थी। उसके हाथ कँपा रहे थे। मैंने सालू को झुंगार निगाह से देखा और वहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं हितेश के कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा कि हितेश की आंखों में आंसू थी। वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसी वक्त हितेश का दूसरा हाथ तकिया पर था। गैर इरादा तौर पर वह मुझे तकिए को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिया में ऐसा क्या है जो हितेश उसके पास भी किसी को नहीं पढ़ने देता। मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं हितेश को उठाने का इशारा देते हुए कहा, लेकिन वह तो जैसे तकिया के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। यह देखकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी कि तकिए के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक बारीकी की दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। हितेश यह देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नज़र झुका ली। मैंने उससे कहा कि क्या है बेटे, यह तुमने किसे दिए हैं? मैं घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि आंटी यह चीज़ मुझे सालू ला कर देती है। मैंने कहा, क्या, क्यों तुम्हें यह चीज़ ला कर देती है? मैंने हैरत से पूछा, लेकिन हितेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे सालू पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यह क्या वैगरत है। आखिर इस बच्चे का दिमाग ख़राब करने का मकसद क्या है? मैं हितेश को छोड़कर भागती हुई सालू के क्वार्टर में गई, मगर सालू वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे सख्त गुस्सा आया था। ख्याल उसने कहाँ जाना था। मैं सालू का इंतज़ार करने लगी। पूरे मोहल्ले में जान मारा, लेकिन सालू कहीं भी नज़र नहीं मिली। फिर आखिर में थक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालू इस कदर के घिनौने खेल खेल सकती है। मैं सालू से हमेशा नफरत ही करती थी, मगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता ना होता। शाम को जब विनोद घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके साथ सालू भी घर के अंदर आई। विनोद के होते में मैं सालू से बातचीत नहीं कर सकती। इतना तो सालू मेरी आदत से जानी गई थी कि मैं दूसरों के सामने कभी भी इसको जलील नहीं करती। तो वह चुप रहे। वह जान गई थी कि मैं उसका राज मालूम हो चुकी है। उसकी भाषा लोग उसके क्वार्टर में रहती थी। हितेश नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया था। अब सारी बारी परवरिश की थी। मैं उसको अपने साथ खिलाती पिलाती और उससे ऐसे बातें करती। मैं विनोद की इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन सालू मुझे आखिरी कब तक छुट्टी, एक दिन उसको मुझे हकीकत बतानी ही पड़ी। सालू की कहानी यूँ ही थी। मेरा नाम सालू है। हम दो बहन भाई भी थे। अपनी शादी करके हमसे अलग हो गए। माँ ने मेरा और अपना पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी कर ली। इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत है। मैं और मेरी माँ जब से इस घर में आए थे, दिल लगी और मेहनत से इस घर में काम करने लगे। माँ के साथ काम करते हुए मुझे एहसास होता माँ का सहारा बेटी के लिए कितना ज़रूरी होता है, और ख़ासकर पिताजी की मौत के बाद से। तभी मुझे एहसास होने लगा कि सिंघानिया साहब की नज़र मुझ पर से हटती ही नहीं थी। उसकी नज़रों में अजीब सी बरसात होती थी। मैं यह सब देखकर घबरा जाती थी। मेरा कोशिश ही रहती थी कि मैं कम से कम उसके सामने आया करूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। जिस बात का मुझे डर था, विनोद साहब ने फिर से एक और नया तरीका अपनाया। वह तरीका आया था छुपकर शादी करने का। शादी तो कभी भी छुपकर नहीं की जा सकती बेबी जी। इतना तो मैं जानता हूँ कि छुपकर शादी करना पाप होता है, और अगर दुनिया वालों के सामने हम शादी करना चाहें तो हमें इजाज़त ही नहीं मिलती, और कभी ना कभी हमें लोगों का सामना ही करना पड़ता। शायद उस वक्त मैं उसकी बात नहीं समझ पाई। साहब ने मेरी माँ के बात की कि वह मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वह इस शादी को खुफिया रखेंगे। मेरी माँ एक सीधी सादी और भोली भाली औरत थी, जो दुनिया की ऊंची नीच को नहीं समझती थी, और सबकी मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ मान गई। लेकिन बात तो शादी की थी। सब ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन शहर से बाहर जाकर
एक मकान में मुझे रहने को कहा। साथ ही उन्होंने मुझे छुपाकर शादी भी कर ली। हमारी शादी में सिर्फ दो लोग ही आए थे, उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ को भी नहीं पता था। साहब ने 6 महीने मुझे वहाँ पर रखा। उसके बाद मुझे घर लेकर आ गए, शायद इसलिए कि यहाँ मेरी ज़रूरत थी। मैं यहाँ उसकी नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद जब मैं गर्भवती हुई तो साहब करवाई मुझे बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी। हालांकि पहले वह मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह मुझे नज़र उठाकर देखने तक नहीं थे। मैं जब उनसे इस बात की शिकायतें की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं चुप क्यों रहती? वह मेरे पति थे, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने मुझे चुप रहने को कहा। मैं चुप नहीं रहती तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी। इस पर भी जब मैं बाज नहीं आई तो उन्होंने मुझे एक दिन तलाक ही दे डाली। यूँ यह किस्सा जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। फिर मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई। मुझे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ मुझे उठाया नहीं जा रहा था, जो कि गुनाह तो नहीं था, लेकिन ज़माने के नज़रों में तो गुनाह ही था। और फिर यह हुआ कि मैं उस बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालातों में वह बच्चा पैदा हुआ था उसकी वजह से वह बच्चा बच नहीं सका और इस दुनिया से चला गया हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदलने की धड़कन उठ। साहब की बेबी के बदले का इंतज़ाम तो कुदरत ने ही ले लिया। वह तो खुद ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके पीछे एक निशानी साहब की और मेरी मोहब्बत की छोड़ गई। मैं विनोद साहब के बेटे को देखती हूँ तो मुझे उन्हीं की झलक उसमें नज़र आती है। मैं नहीं चाहती बड़ा होकर वह भी औरतों की इज्जत ख़राब करे, इसलिए मैं उसकी औरत बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वह डरपोक बने। मैं चाहती हूँ वह बहादुर ना हो, उसमें बहुत इतनी ज़रूरत ना हो कि वह किसी की इज्जत के खेल सके। आप भी बताओ बेबी जी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? उसको चूड़ियाँ और जेवर ला कर देता हूँ ताकि वह उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। यह बात तो मैंने आपको साफ़ तरीके से बता दी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे सालू ने यह बात कही, मुझे तो वह पूरे तरीके से डिप्रेशन शिकार लगी। वह जहीं मैरिज बन चुकी थी, और जाहिर है होती भी क्यों नहीं, उसकी ज़िंदगी में इतने सब जो आए थे। मैंने इस बात का जिक्र विनोद से किए बिना ही उसका इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सालू के पागलपन और उसके दिमाग की बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। विनोद की गलती को मैंने राज साफ़ होने से पहले साफ़ कर दिया, और कुछ ही दिनों बाद सालू बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गई थी और मैंने उसका किसी अच्छे घर में रिश्ता देखकर शादी कर दी, और मेरा बेटा हितेश भी नॉर्मल हो गया था, और हम तीनों ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।